जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो दिल के अंदर फकीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो दिल के अंदर फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में वो कोशिश का आखिरी तीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो आखिरी तीर जिंदा रख। हार जाए जिंदगी में चाहे सब कुछ, हार जाए जिंदगी में चाहे सब कुछ मेरे दोस्त, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। एक उम्मीद आपको ऐसे आस जिंदा रखनी है, उम्मीद जिंदा रखनी है। और यदि आपके दिल के अंदर दोस्तों उम्मीद जिंदा हो गई तो उम्मीद आपको क्या कर सकती है, आपके लक्ष्य तक, आपका जो टारगेट है उस तक पहुंचा सकती है। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद देव सर माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्लियर चीज है दोस्तों, आप सभी का बेहद प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोज थैंक यू कहता हूं, क्यों? क्योंकि आप ही मेरा प्यार हो। क्लियर चीज है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल डियर स्टूडेंट्स जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इतना प्यार देने के लिए। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, क्या पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए, परफेक्ट 15 पॉइंट्स विद देव सर। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं और देखिएगा नेक्स्ट क्लास। अब देखिएगा सबसे पहले आज का जो टॉपिक है इसके अंदर जो आपके पॉइंट्स है किसका नाम लिखा है, इन्वायरमेंटल हेल्थ। क्लियर चीज है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और क्या नाम है, इन्वायरमेंटल हेल्थ। अब यदि मैं बात करूं दोस्तों, आपको जैसा कि शो हो रहा होगा कि इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है, ठीक है। इन्वायरमेंटल हेल्थ की यदि मैं बात करूं तो इन्वायरमेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट आपकी हेल्थ को कैसे कैसे दोस्तों अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंदर क्या लिखा है, वाटर। इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये आएगा, क्या लिखा हुआ आपका, वाटर, ठीक है। फिर क्या लिखा है, प्यूरेस्ट फ्रॉम द वाटर, रेन वाटर या नॉर्मल। पहला ही क्वेश्चन, जो आपका प्योर रेन वाटर होता है या जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसकी पीएच कितनी होती है दोस्तों, उसकी पीएच कितनी होती है, 6.5 से ऊपर होती है और 8.5 तक होती है। यदि मैं बात करूं 6.5 टू 8.5 तक यदि पीएच होती है, दिस इज द नॉर्मल पीएच ऑफ वाटर। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ये बात होगी। अब इन्वायरमेंट हेल्थ के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यही आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर चीज है, क्वेश्चन का नाम क्या, वाटर प्यूरिफिकेशन। आप वाटर को कैसे प्यूरिफिकेशन करोगे, उसके लिए आपके पास में कौन कौन सी स्टेप है दोस्तों। यदि मैं बात करूं कि वाटर को यदि आपको प्यूरिफाइड करना है तो उसके लिए आपको 3 स्टेज का आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। 3 स्टेप्स को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले यदि आपको वाटर को प्यूरिफाइड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको वाटर का स्टोरेज करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आप वाटर को क्या करिए, जितना भी वाटर आपको प्यूरिफाइड करना है उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टोर करना है। क्लियर चीज है। अब देखो स्टोर का मतलब क्या लिखा है इसमें, फिजिकली आप स्टोर कर सकते हो, मतलब ओनली वाटर का यूज कर सकते हो। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई बायोलॉजिकल जो आपका कंपोनेंट डाल सकते हो, उसके बाद में स्टोर कर सकते हो। और उसके बाद में क्या हो गया आपका बायोलॉजिकल, मतलब क्या होता है, कोई नेचुरल प्रोसेस के द्वारा आप फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली इन 3 तरीकों से क्या कर सकते हो, वाटर का स्टोरेज कर सकते हो। क्या कर सकते हो दोस्तों, वाटर का क्या कर सकते हो, स्टोरेज कर सकते हो। क्लियर चीज है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, फिजिकल, केमिकल और कौन सा हो गया, बायोलॉजिकल। फर्स्ट यदि आपसे क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इज, क्या नाम होगा दोस्तों, स्टोरेज इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद देखना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो आपका सेकंड आता है दोस्तों उसका नाम है फिल्ट्रेशन। क्या नाम आता है सेकंड दोस्तों, सेकंड का नाम है फिल्ट्रेशन। क्या लिखा हुआ है, फिल्ट्रेशन इज द सेकंड पॉइंट। क्या है दोस्तों, सेकंड पॉइंट है। और इसमें क्या होगा, फिल्ट्रेशन। सबसे पहले आपने स्टोर किया और स्टोर आपने 3 टाइप से कर लिया कि भाई आप फिजिकली स्टोर कर सकते हो, बायोलॉजिकली स्टोर कर सकते हो और केमिकली स्टोर आप कर सकते हो। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आती है, उसका नाम क्या दोस्तों, फिल्ट्रेशन। अब बारी आती है कि आपको वाटर को फिल्टर करना है। क्या करना है, फिल्टर। तो फिल्ट्रेशन के लिए दोस्तों 2 स्टेप होती है। एक का नाम क्या होता है, स्लो फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, और एक होती है रैपिड सैंड फिल्टर। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि फिल्ट्रेशन आप कितनी प्रोसेस के द्वारा कर सकते हो, उसका नाम, एक का नाम है स्लो और एक का नाम क्या दोस्तों, रैपिड फिल्ट्रेशन। ये आप सभी को पता है, स्लो और रैपिड दोनों आपने कम्युनिटी में पढ़ी होगी। अब क्वेश्चन क्या आता है आपको पता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो बायोलॉजिकल फिल्टर किसे कहा जाता है और केमिकल फिल्टर किसे कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आता है कि केमिकल फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर, अब बताओ ये स्लो सेंड फिल्टर है या रैपिड सेंड फिल्टर है। तो ध्यान रखना, बायोलॉजिकल जितना भी जो फिल्टर होगा आल्सो कॉल्ड
कौन सी मैकेनिज्म होगी? स्लो सैंड फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म। और ध्यान रखना, यदि अपन बात कर रहे हैं मैकेनिकल फिल्टर का, यदि आप यूज कर रहे हो, दिस इज द रैपिड सैंड फिल्टर। मैकेनिकल जो वर्ड है, मैकेनिकल फिल्टर आल्सो कॉल्ड द रैपिड सैंड फिल्टर, और बायोलॉजिकल फिल्टर दोस्तों आल्सो कॉल्ड द स्लो सैंड फिल्टर बोला जाएगा। क्लियर चीज है? तो ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि फिल्ट्रेशन के अंदर दो चीजें। तो सबसे पहला दोस्तों क्या था आपका? स्टोरेज, जिसके अंदर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। उसके बाद में आपने क्या किया? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के आपके पास दो मेथड, एक का नाम क्या है? स्लो सैंड फिल्टर, एक का नाम क्या है? रैपिड सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल, और उसके बाद में मैकेनिकल किसको बोला जाएगा? रैपिड को बोला जाएगा। दो प्रोसेस होगी, दो स्टेप होगी। अब आता तीसरी स्टेप का नाम क्या दोस्तों? डिसइंफेक्टेंट। क्या नाम है दोस्तों? डिसइंफेक्टेंट। अब देखिएगा, अब बात आती है कि डिसइंफेक्टेंट आप कैसे करोगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट डिसइंफेक्टेंट के अंदर दोस्तों क्या ले रखा है? ध्यान रखना, क्या लिखा है? 0.5, ठीक है, 0.5 क्लोरीन टैबलेट्स। क्लियर चीज है? जो 0.5 mg की जो आपकी mg है ना, ये mg की जो आपकी 0.5 mg जो क्लोरीन टैबलेट आती है, वो 20 लीटर वाटर को प्यूरिफाइड या डिसइंफेक्टेड करती है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन हो गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन आएगा। 0.5 mg क्लोरीन टैबलेट विच कितने लीटर वाटर को प्यूरिफाइड या डिसइंफेक्टेंट करेगी? तब आपको दोस्तों आंसर देना है 20 लीटर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CHO एंड नॉरसेट के लिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट आपका 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यदि आपको 1000 लीटर, क्या कह रहा हूं मैं आपका दोस्तों, 1000 लीटर वाटर को प्यूरिफाइड करना है, या 1000 लीटर वाटर को आपको क्या करना है? डिसइंफेक्टेंट करना है, तो उसके लिए आपको कितना यूज करना पड़ेगा? ओनली एंड ओनली क्या होगा? 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करना पड़ेगा। कितना आपका? 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर यूज इन द 1000 लीटर वाटर प्यूरिफिकेशन या डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा है आपका? देखो इसमें लिखा है कि 2 ड्रॉप ऑफ द 2% कौन सा आपका? इथेनॉल सॉल्यूशन। यदि आपने इथेनॉल सॉल्यूशन का 2% जो इथेनॉल सॉल्यूशन है, किसकी बात कर रहा हूं? 2% इथेनॉल सॉल्यूशन की 2 ड्रॉप यदि आप क्या कर रहे हो? ऑफ द आयोडीन, ये आयोडीन सॉल्यूशन होता है, इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन। आयोडीन का एक इथेनॉल सॉल्यूशन बनता है जो 2% होना चाहिए, और उसकी 2 ड्रॉप डालोगे तो उसकी वजह से कितना वाटर आपका? 1 लीटर वाटर डिसइंफेक्टेंट हो सकता है। क्लियर चीज है? तो ध्यान रखना, वाटर डिसइंफेक्टेंट के ऊपर मैंने दोस्तों 3 क्वेश्चन बताए हैं। एक तो क्या क्वेश्चन बताया दोस्तों मैंने? 0.5 mg क्लोरीन टैबलेट है, वो 20 लीटर पानी को साफ करती है। 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर 1000 लीटर को क्लियर करता है, और उसके बाद में 2 ड्रॉप 2% इथाइल जो इथेनॉल सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, यदि वो 2% यदि आप 2 ड्रॉप डालोगे तो 1 लीटर पानी को क्या कर देगा? ये क्लियर कर देगा। क्या कर देगा आपका? 1 लीटर पानी को दोस्तों क्या करेगा? क्लियर कर देगा। ठीक बात है। अब उसके बाद नीचे लिखा वेरी इंपॉर्टेंट स्मार्ट क्वेश्चन क्या लिखा दोस्तों? क्वेश्चन ये लिखा है ऑर्थो, क्या लिखा आपका? ऑर्थोटोलिडीन। कौन सा टेस्ट आपका? ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट इज डन फॉर द एस्टिमेशन फ्री क्लोरीन इन द वाटर। ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका फ्री वाटर के अंदर कितना फ्री क्लोरीन है, उसको टेस्ट करने के लिए दोस्तों किस टेस्ट का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। कौन सा हो गया दोस्तों? ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। कौन सा आपका? ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट इज यूज फॉर द एस्टिमेशन फ्री क्लोरीन इन द वाटर के अंदर जो फ्री क्लोरीन के जो रेजिड्यूल है उसका पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम क्या है दोस्तों? उस टेस्ट का नाम क्या है आपका? उस टेस्ट का नाम क्या है? उसका नाम है ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। क्या हो गया दोस्तों? ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट हो गया। क्लियर चीज है? बिल्कुल आपको दिख रहा है ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये आपकी उसके ऊपर बात होगी। अब देखना नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझना इसको। क्या लिखा? हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस कौन लाता है? क्लियर चीज है? अब देखिएगा हार्डनेस ऑफ वाटर में क्या लिखा है? शॉप डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ द वाटर। क्या लिखा है कि यदि वाटर के अंदर कोई शॉप मिल जाए, मतलब क्या मिल जाए? आपकी हार्डनिंग हो जाए, तो वो वाटर की पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बात आती है हार्डनिंग। तो आपने नाम सुना होगा कि हार्डनिंग होती है वो 2 टाइप की होती है, और कौन सी होती है दोस्तों? एक का नाम है टेम्परेरी हार्डनिंग। क्लियर चीज है? और दोस्तों एक का नाम क्या होता है? परमानेंट हार्डनिंग।
दोस्तों अपन ने दो टाइप की हार्डनिंग की बात कर रहे हैं, एक का नाम है आपका टेम्परेरी हार्डनिंग और एक का नाम दोस्तों क्या है, परमानेंट हार्डनिंग। क्लियर चीज है। अब देखना टेम्परेरी हार्डनिंग का दूसरा नाम क्या है, तो इसको अपन बोलते हैं कार्बोनेट, क्या बोला जाता है, कार्बोनेट हार्डनेस। यदि क्वेश्चन आए कि कार्बोनेट हार्डनेस आल्सो नोन एज, तो आपको किसको मानना है दोस्तों, दिस इज द टेम्परेरी। उसके बाद आता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस का मतलब इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है हमेशा नॉन कार्बोनेट। यदि क्वेश्चन आ जाए नॉन कार्बोनेट हार्डनिंग या परमानेंट हार्डनिंग, दोनों सेम होती है। क्लियर चीज है। अब देखना टेम्परेरी हार्डनिंग या कार्बोनेट हार्डनिंग कौन करता है और परमानेंट हार्डनिंग या नॉन कार्बोनेट हार्डनिंग कौन करता है, क्वेश्चन तो यही है भैया। अब देखिएगा, देखो क्या करें मैं आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनिंग ऑफ द वाटर। क्या करें दोस्तों, कैल्शियम कौन सा हो गया आपका, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट बोथ आर कार्बोनेट रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर। ध्यान रखना माइंड में। अब आती है परमानेंट हार्डनिंग कौन करता है, देखते सुनते जाना। एक तो कौन सा होगा आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट। दोस्तों वहां क्या था, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, लेकिन यहां क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट। यदि क्वेश्चन आ जाए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तब बिल्कुल आपको सीधा सा आंसर देना, उसका नाम क्या है, परमानेंट हार्डनिंग, जिसको नॉन कार्बोनेट। अब आपके माइंड में ये भी आ गया हो गया कि नॉन कार्बोनेट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोनेट है ही नहीं, इसमें तो सल्फेट है। क्लियर चीज है, और सल्फेट है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, नॉन कार्बोनेट। और उसके साथ साथ में क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और उसके बाद में दोस्तों क्या होगा, क्लोराइड और नाइट्रेट भी साथ में होगा। तो ध्यान रखना, देखो क्लोराइड और नाइट्रेट दोनों। अब देखना मैं दोनों को बता रहा हूं, टेम्परेरी हार्डनिंग रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट और परमानेंट हार्डनिंग रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्या हो गया आपका, एक तो क्या हो गया कैल्शियम सल्फोनेट, मैग्नीशियम सल्फोनेट, क्लोराइड और नाइट्रेट, ये चारों किसके लिए होते हैं, परमानेंट हार्डनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दोनों की हार्डनिंग बता दी। मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन सीएचओ के अंदर पक्का एनवायरमेंट हेल्थ से आता है, और मैं कह रहा एनवायरमेंट हेल्थ टॉपिक है और उस टॉपिक से पक्का एक क्वेश्चन आपका आएगा, ये क्वेश्चन मैं ही क्लियर करवाऊंगा। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अब देखना नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉर्मूला फॉर द रिमूविंग हार्डनेस। अब आपने पता कर लिया कि भाई हार्डनिंग किसकी वजह से आती है, क्या आती है। अब बात आती है कि इसको हार्डनिंग को कैसे रिमूव करोगे। क्लियर चीज है, किसकी बात आती है, बात आती है रिमूविंग की। अब देखना दोस्तों रिमूव कैसे करोगे, क्या लिखा, मेथड ऑफ रिमूविंग। सबसे पहला मेथड लिखा टेम्परेरी, कि यदि किसी को टेम्परेरी हार्डनिंग, मतलब दोस्तों कौन सी, ये हो गया कैल्शियम एंड कौन सा हो गया दोस्तों, मैग्नीशियम कार्बोनेट वाली हार्डनिंग। इस मैग्नीशियम कार्बोनेट वाली हार्डनिंग को आप कैसे रिमूव करोगे। क्लियर चीज है। तो सबसे पहला आप यूज करोगे जिसका नाम क्या दोस्तों, दिस इज द बॉइलिंग। आप यदि क्या करो, उस वाटर को बॉयल करोगे तो उसकी वजह से वो वाटर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखना नेक्स्ट क्या लिखा, एडिशन ऑफ द लाइम। आपको क्या इसका यूज करना है, लाइम का, मतलब कैल्शियम क्या होगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि आप वाटर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करते हो तो वो टेम्परेरी हार्डनिंग को छोड़ देगा। क्लियर चीज है। सबसे पहले बॉइलिंग कर दो, बॉइलिंग से जा रहा है तो ठीक है, बॉइलिंग हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है मेरे डियर स्टूडेंट्स। क्लियर चीज है। और उसके बाद में सेकंड क्या डाल सकते हो, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो, और तीसरा आप क्या डाल सकते हो, सोडियम कार्बोनेट डाल सकते हो। ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि टेम्परेरी हार्डनिंग किसकी वजह से होती है और इसको रिमूव कैसे करोगे, तब आपको बिल्कुल आंसर देना कि जो टेम्परेरी हार्डनिंग होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से होती है। इसको हार्डनिंग को रिमूव करने के लिए तीन तरीके हैं। सबसे पहले बॉइलिंग कर सकते हो, सेकंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हो, थर्ड का नाम क्या होगा आपका, सोडियम कार्बोनेट आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर यूज कर सकते हो। तीनों के द्वारा टेम्परेरी हार्डनिंग को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अब दोस्तों उसके बाद आता है कि आप परमानेंट हार्डनिंग को कैसे रिमूव करोगे। यदि दोस्तों मैं परमानेंट हार्डनिंग की रिमूव की बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, एडिशन ऑफ द सोडियम एंड कार्बोनेट। आपको सोडियम, इसमें भी सोडियम कार्बोनेट यूज करना है। और उसके बाद में क्या हो गया आपका बेस एक्सचेंज मेथड। कौन सा आपका बेस एक्सचेंज मेथड का मतलब क्या है कि जो आपका मैग्नीशियम जो आपका है, जो ध्यान रखना, जो मैग्नीशियम और जो आपका सल्फेट है उसको क्या करना, उसके बेस को एक्सचेंज कर देना। क्लियर चीजें। तो ध्यान रखना परमानेंट किसकी वजह से होता है, मैंने चार बातें बताई थी, कैल्शियम सल्फोनेट, मैग्नीशियम सल्फोनेट, उसमें कार्बोनेट और नाइट्रेट, इन चारों की वजह से होती है। हटाओगे कैसे,
कौन सा हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, और उसके बाद में कौन सा हो गया बेस एक्सचेंज मेथड यूज करोगे मेरे दोस्तों। क्लियर चीज है। ये आपकी टेम्परेरी हार्डनिंग क्या होती है, परमानेंट हार्डनिंग क्या होती है, दोनों को कैसे रिमूव करते हैं, इसको अपने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद देखना नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हार्डनेस ऑफ वाटर, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हार्डनेस ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड टर्म, ठीक है 50 mg पर लीटर, ये लिखा। देखो हार्डनेस किसको बोला जाएगा कि वाटर की हार्डनेस आप कब बोलोगे भाई ये टेम्परेरी है परमानेंट, कब बोलना है जब 1 लीटर के अंदर क्या हो जाए आपका 50 mg आ जाए, 1 लीटर वाटर के अंदर 50 mg हार्डनेस आ जाए उसको बोला जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, क्या हो गया आपका, ध्यान रखना 1 लीटर में 50 mg की बात हो रही है। अब देखना मैं वाटर के 3 टाइप बताऊंगा कि जो आप पानी पी रहे हो उस पानी का कितना कैसे 3 टाइप होते हैं। एक का नाम दोस्तों क्या हो गया आपका सॉफ्ट वाटर, आप किसे कहोगे, मॉडरेट वाटर किसे कहोगे, और हार्ड वाटर किसे कहोगे। क्लियर चीजें, मैंने आपको 3 चीजें बता दी। क्लियर चीजें, सॉफ्ट वाटर मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अच्छा वाटर है। मॉडरेट मतलब इसमें हार्डनिंग है लेकिन इतनी हार्डनेस नहीं है, और उसके बाद में थर्ड तो क्या होगा, ये तो हार्डनेस ही है। क्वेश्चन पूछा जाए नॉर्मल वाटर की हार्डनेस करने के लिए 1 लीटर के अंदर कितने mg की रिक्वायरमेंट रहेगी, बिल्कुल बेझिझक होकर आंसर देना 50 mg पर लीटर। उसके बाद देखो सॉफ्ट वाटर किसे कहोगे दोस्तों, सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है कि यदि आपकी क्या हो रही है 50 mg पर लीटर से कम है। क्लियर चीजें, या क्या होगा आपका, क्या होगा 1 लीटर जो आपका क्या होगा 1 mg, उससे यदि आपका कम है 1 जो आपका रेशियो कम है उसको बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। मॉडरेट किसको बोलेंगे, 50 से लगाकर 150 mg पर लीटर। यदि 50 से लगाकर 150 mg पर लीटर मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जितना आपका वाटर उसके 3 गुना आपकी क्या हो रही है, जैसे हमारा 1 गुना हार्डनिंग है 3 गुना वाटर है। क्लियर चीज है, इसको अपन क्या बोलेंगे 50 से लगाकर कितना हो गया 150 mg, और उसके बाद में हार्ड वाटर की दोस्तों बात करें तो कितना होगा आपका 10 से लगाकर 300 mg, मतलब ये 150 है, कितना होगा आपका 150 से लगाकर 300 mg। यदि मैं बात करूं 300 mg पर लीटर यदि हार्डनेस वाटर की शो हो रही है, दिस इज द वेरी हार्ड, दिस इज द वेरी हार्ड। नॉर्मल कितना होना चाहिए आपकी हार्डनेस, किसको माना जाएगा 50, और 50 से नीचे होगा दैट्स मींस आपकी वाटर के अंदर कोई भी हार्डनेस नहीं है। क्लियर चीज है, हार्डनेस क्या होती है, कितने टाइप का वाटर हो सकता है, कितने mg होना चाहिए वो चीज, टेम्परेरी हार्डनिंग क्या होती है, परमानेंट क्या होती है, टेम्परेरी कैसे हटाओगे और परमानेंट कैसे हटाओगे। दिस इज द, ये आपका जो टॉपिक था और इस टॉपिक का क्या नाम था आपका, दिस इज द एनवायरमेंट हेल्थ। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसी के अंदर क्वेश्चन क्या लिखा है देखना। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि क्या लिखा हुआ आपका, ब्रेस्ट कैंसर इज द कॉमन कैंसर इन द वुमेन। क्लियर चीज है, ये लिखा हुआ, थोड़ा इसमें क्या टाइपिंग में सारा वर्ड मिक्स हो गए, लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है, ब्रेस्ट कैंसर इज द कॉमन कैंसर इज द वुमन। ध्यान रखना वुमन के अंदर सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ इंडिया, क्या लिखा इंडिया और वर्ल्ड। ध्यान रखना यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया और वर्ल्ड के अंदर वुमन में सबसे ज्यादा फैलने वाला कैंसर का नाम बताइएगा, तब आपको क्या बताना है, कौन सा कैंसर होगा दोस्तों, कौन सा कैंसर होगा, दिस इज द ब्रेस्ट कैंसर। कौन सा कैंसर आपका, ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद देखना नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लंग कैंसर। क्या लिखा हुआ दोस्तों, लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग इन द मेल वर्ल्ड वाइड। ध्यान रखना पूरे वर्ल्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा कैंसर है दोस्तों, तब आपको बताना मेल के अंदर, आदमी के अंदर, तो उसका नाम है लंग कैंसर। अब देखना लेकिन इंडिया का लंग कैंसर नहीं है, क्या लिखा आपका, लिप एंड ओरल कैविटी कैंसर। कौन सा आपका, जो आपके लिप्स है और जो ओरल कैविटी है उसका जो कैंसर है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग मेल इन द इंडिया। इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो अपन कंफ्यूज होते, क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड, इसमें ओरल भी दे रखा होगा, लंग, वर्ल्ड का तो आपका क्या है, लंग है। यदि क्वेश्चन आता विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर मोस्ट कॉमन अकर इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा कैंसर होता है मेल के अंदर, दिस इज द कौन सा, ओरल कैंसर। अब आपके सामने देखो 4 चीजें निकल के आ गई। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमन इन इंडिया, ब्रेस्ट कैंसर, मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमन वर्ल्ड, ब्रेस्ट कैंसर, मोस्ट कॉमन कैंसर प्रेजेंट इन मेल्स इन इंडिया, ओरल कैंसर, मोस्ट कॉमन कैंसर प्रेजेंट इन मेन इन वर्ल्ड, तो आप क्या बोलोगे, लंग कैंसर। अब यदि अपन बात करें, क्या लिखा हुआ है कि जो लंग कैंसर है, ये भी लाइन मिक्स होगी, क्या हो गया आपका कि जो लंग कैंसर है दोस्तों इज द मोस्ट कॉमन कैंसर
ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, डेथ। ध्यान रखना क्वेश्चन आता है यदि आपसे वर्ल्ड एंड इंडिया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब मैं बात करूं मृत्यु की, कि सबसे ज्यादा डेथ किस में होती है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो डेथ किसके अंदर होती है, ध्यान रखना लंग कैंसर। इंडिया में ओरल कैंसर से डेथ कम होती है, लंग कैंसर से ज्यादा होती है। और पूरे वर्ल्ड में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डेथ होने वाला कौन सा कैंसर है, तब आपको आंख मीच के आंसर देना, भले इंडिया हो भले आपका पूरा वर्ल्ड हो, उसके अंदर क्या दोगे दोस्तों, उसके अंदर बोला जाएगा लंग कैंसर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों, लंग कैंसर बोला जाएगा। ये बात भी आप सभी को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है। तो ये आपका कौन सा हो गया, आपका लंग कैंसर। ये सारी आपकी किसके ऊपर होगी, कैंसर के ऊपर सारी बातें आपकी हो गई। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, मैं यदि क्वेश्चन की बात करूं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या कह रहा है दोस्तों, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इंसर्ट। आप इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को कब इंसर्ट करते हो। क्लियर चीज है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को आप कब करते हो, तो ध्यान रखना आईयूसीडी जो आपकी इंसर्ट करते हो वो कितना होगा, 7 से 10 डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग पीरियड। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्टार्टिंग पीरियड से लगाकर 7 से 10 दिन तक इंट्रा यूटेराइन इंसर्शन किया जा सकता है। क्लियर चीज है। तो ये आपका क्या है, आईयूसीडी हमेशा ध्यान रखना, आईयूसीडी इज द आप जब भी आईयूसीडी आपको लगाना है तो एमसीआई उसके 7 से 10 दिन के अंदर लगा दो। क्लियर चीजें। तो वापस क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम रीजनरेट होगी तो उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर चीजें। और आफ्टर बर्थ जो डिलीवरी होती है उस टाइम लगाना चाहते हो, यदि आप डिलीवरी लेबर के बाद में लगाना चाहते हो दोस्तों, तो लेबर के बाद में आप लगा सकते हो 48 to 72 आवर्स के अंदर लगा सकते हो। और इसके अंदर लगाई जाएगी जिसका नाम है पीपीआईयूसीडी। पीपीआईयूसीडी का मतलब होता है जो आपकी पोस्टमार्टम आईयूसीडी। और पीपीआईयूसीडी के अंदर जो गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर जो आईयूसीडी यूज की जाती है दोस्तों, वो की जाती है 375 एजी। क्लियर चीज है, जो 5 साल के लिए होती है। ठीक है। और यदि प्राइवेट सप्लाई की अपन आपको बाहर से 10 साल की लगानी है तो वो 10 साल वाली आपकी एंगस्ट्रम की होगी। और वो कितने साल की होगी, 10 साल के लिए। और उसका नाम क्या होगा, आईयूसीडी 380 होगी। ध्यान रखना आईयूसीडी, ये आपकी आईयूसीडी के बारे में सारी बातें होगी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूसीडी। बिल्कुल ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूसीडी, क्या पूछा जाए यदि दोस्तों आपसे कि मोस्ट कॉमन कौन सा साइड इफेक्ट है, क्या पूछा जाए आपसे कि मोस्ट कॉमन कौन सा साइड इफेक्ट है, तो देखना आईयूसीडी के मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसके अंदर एक क्या होगा दोस्तों, ब्लीडिंग होगी। एक आईयूसीडी क्या होगी, ब्लीडिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद सेकंड कौन सा होगा दोस्तों, पेन होगा। क्लियर चीज है। उसके बाद में देखो कौन सा होगा दोस्तों, पीआईडी होगा। क्लियर चीज है, ब्लीडिंग, सेकंड प्रायोरिटी पेन, थर्ड प्रायोरिटी कौन सा होगा, पीआईडी होगा। चौथा यदि आप देखना चाहो तो क्या होगा आपका, आपने नाम सुना होगा कौन सी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसका साइड इफेक्ट है। और पांचवा यदि मैं साइड इफेक्ट की दोस्तों बात करूं तो उसका नाम है सर्विक्स का कैंसर होना। दिस इज द 5 एक्सीलेंट साइड इफेक्ट ऑफ द आईयूसीडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। कौन सी आपकी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये आपका कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया आपका आईयूडी। कौन सा हो गया दोस्तों आपका आईयूडी। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है कि द पेरोल इंडेक्स, क्या लिखा दोस्तों, द पेरोल इंडेक्स इज द मेजर द शेप ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रासेप्शन आपका सेफ है या नहीं है दोस्तों, कॉन्ट्रासेप्शन आपका सेफ है या नहीं है, उसको पता करने के लिए आप किस इंडेक्स का यूज करोगे, दिस इज द पेरोल इंडेक्स। क्या बोला जाता है दोस्तों इसको, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चेक इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए किस इंडेक्स का यूज किया जाता है दोस्तों, दिस इज द पेरोल इंडेक्स, दिस इज द पेरोल इंडेक्स, दिस इज द पेरोल इंडेक्स। ये चीजें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे 3 बार नाम लेना पड़ा, तो ये ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट, जो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मोस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, उसके लिए जो इंडेक्स यूज किया उसका नाम क्या, पेरोल इंडेक्स। आईयूसीडी के बारे में बता दिया और आईयूडी के बारे में बता दिया। क्लियर चीज है। तो ये आपका आज का जो आपका सेशन था बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग एनवायरमेंट हेल्थ था और दूसरे में 5, 7, 10 क्वेश्चन थे। दिस इज द क्लियर एग्जांपल। पिछली बार भी सीएचओ में पूछे गए थे, इस बार भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना क्वेश्चन यहीं से उठेंगे दोस्तों। क्लियर चीज। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, ऐसी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें आती रहेगी, लेकिन आपका काम क्या दोस्तों, बिल्कुल आपका ही चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना जरूरी है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और लास्ट में हमेशा क्या कहता हूं, यदि आप सीखोगे नहीं तो दोस्तों जीतोगे कैसे। थैंक यू सो मच।